नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो अप्रत्याशित जीत हासिल की है उसके बारे में जितनी चर्चा की जाए शायद अपने आप में कम दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं जो सरकार में हैं और दिल्ली के लिए जो वायदे किए गए हैं उस पर अभी से ही अमली जामा पहनाने की पुरजोर कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सफलता में एक व्यक्ति का हाथ बहुत बड़े पैमाने पर रहा और चुनाव प्रचार में शायद उस व्यक्ति का सानी अगर अरविंद केजरीवाल के बाद कोई और रहा तो कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया और वो है कुमार विश्वास। न्यूज नेशन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बधाइयां। जाहिर सी बात है कल से लेते लेते आप थक गए होंगे और मिठाइयां खाते खाते अब आपका जायका जरा खराब हो गया होगा। ये बताइए कि क्या आप लोगों ने सपने में भी सोचा था 67 सीटें? आपको नहीं सोचा था। भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय है, इसीलिए ऐसा लगता है कि सर्वाधिक उम्मीदें भी हैं, सर्वाधिक जनाकांक्षाएं भी हैं। सुबह जब हम लोग निकले थे, मैं और अरविंद एक साथ गए थे। पहली रात हम कहीं खाना खा रहे थे एक जगह बैठ के। चाइनीज फूड उसको बहुत पसंद है, जो भी मुझे बिल्कुल नापसंद है, लेकिन मुझे मैत्री में खाना पड़ता है वो उबला हुआ खाना। तो हम लोग खाना खाने गए हुए थे, तो लौटते हुए बात हुई कि सुबह जी साथ चलना है। तो सुबह उसने मुझसे पूछा, जन्मदिन की बधाइयां दी। उससे पहले वो ट्वीट कर चुका था जी। तो थोड़ी चुहलबाजी हुई जो हमारे बीच होती है कि तुम्हारे पास शब्दों की इतनी कमी है कि तुमने सिर्फ कांग्रेचुलेशंस लिखा। तो उसने कहा कि नहीं, प्यार इतना ज्यादा है कि शब्द ढूंढे ही नहीं मिले। ऐसी हाँ ही होती रही। तो देन ही उसने पूछा कि कितना लग रहा है, तो मैंने कहा 45 लगता है जी। तो उसने कहा मुझे लगता है कि 50 से कहीं आसपास जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता रहा, मतों का प्रतिशत बढ़ता रहा जी। और ये लगा कि पूरी दिल्ली के कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जहां से हमको 50 से कहीं आसपास जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता रहा, मतों का प्रतिशत बढ़ता रहा जी। और ये लगा कि पूरी दिल्ली के कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जहां से हमको जनमत नहीं आया। इसीलिए आपने देखा होगा कि 12 बजे तक आते आते मैं घोषणा तो कर रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर पिछली बार वाला उत्साह, आक्रामकता जी और ये कि यस वी प्रूव्ड, वो नहीं था जी। उल्टा हो गया। वो अंदर कुछ ऐसा लगने लगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, इन अपेक्षाओं पे खरा उतरना, इतनी उम्मीदें। ये वही वोटर हैं जिन्होंने आज से 9 महीने पहले एक भारतीय राजनीति के बड़े गैप के बाद आए हुए एक नायक को सिर पर रखा था, जो 3D परफॉर्मेंस देता था, जिसकी ड्रेस डिजाइनिंग इंटरनेशनल क्वालिटी की होती थी, जो एक समय में 3D में 350 जगह संबोधित करता था, जिसके जुमलों पर काम होता था, बॉडी लैंग्वेज पे काम होता था। तो ये वही दिल्ली है क्या जी, जो हमको चौराहे पर ताना मार के निकलती थी, हमसे सवाल पूछने लगती थी हर जगह। कहीं खाना खाने जाओ बंगाली मार्केट तो 4 आदमी आ जाते थे, भाई छोड़ के क्यों भाग गए, भाई क्या हो गया। तो लगा कि बहुत अपेक्षाएं हैं, इसलिए थोड़ा डर भी आया और ये आया कि इस विजय का अहंकार विजेताओं में न चले जाए, वो नीचे जितने साथी हैं उनमें न चले जाए। इसलिए मैंने कहा, आपने देखा होगा अरविंद ने भी उस बात को दोहराया और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज दिल्ली की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। दरअसल अगर मतदान प्रतिशत देखा जाए 54.2, यानी कि हर दूसरे व्यक्ति ने दिल्ली में आपको वोट दिया है और ये अपने आप में अभी तक कम से कम भारतीय इतिहास में ऐसा सबसे बड़ा अब इसमें सवाल ये उठता है कि इस उम्मीदों के बोझ को ढो पाना आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है और उस पर खरे उतरना पड़ा, क्योंकि जितनी उम्मीदें आदमी को ऊपर चढ़ाती हैं, डिसइल्यूजनमेंट उससे पहले सेट इन करता है, आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। इसमें अजय जी ऐसा है कि जैसे घर में हम लोग जब परीक्षा में थे जी, अगर हम अच्छे से पढ़े हैं, खूब मेहनत से पढ़े, माँ बाप ने भी देखा है कि हमने अच्छे से पढ़ाई की है और माँ बाप की उम्मीद थी कि 75% आएंगे, डिस्टिंक्शन आएगा, किसी सब्जेक्ट में नहीं आया तो हम तो उदास होते थे। माँ बाप सदा कहते थे कोई चिंता नहीं, तुमने तो मेहनत की। लेकिन अगर हम पढ़े ही नहीं, हमने मेहनत ही नहीं की, हमने ध्यान ही नहीं दिया, उसके बाद हमारे नंबर अगर 75 भी आ जाते तो माँ बाप ये कहते थे कि तुम गधे पढ़े नहीं, वरना तुम्हारे 85 आते। तो जनता नियत देखती है। प्रधानमंत्री ने जो काले धन पर सवाल बोले थे, जब तक प्रधानमंत्री ने मन की बात पे ये कहा कि आप निश्चिंत रहिए, कितना है क्या है मुझे नहीं पता, है भी या नहीं पता नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा, जनता ने उनका मजाक नहीं उड़ाया, जनता ने उनको गंभीरता से लिया। इस बयान के बाद झारखंड में उनको जिता दिया। वो गए वोट मांगने के लिए, उनको जिताया। जम्मू कश्मीर में गए, जम्मू में जिताया, कश्मीर में नहीं जीत पाए। लेकिन जब अमित शाह जी ने यह कहा कि वो तो जुमला था, तो लोगों को आहत कर गया। लोगों को लगा ये तो क्या है, मैनिफेस्टो को आप जुमला कह रहे हैं, आपने जिन वादों पर हमने उम्मीद करी उनको आप जुमला कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार करती दिखेगी तो लोगों को विश्वास होगा। जैसे आज वो सुबह सुबह शहरी विकास मंत्री के पास गए, पार्क मांगने के लिए, जगह मांगने के लिए।
अब सरकार कह रही है कि हम सहायता करेंगे आपको, आप निश्चिंत रहिए। जी। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर जी। अगर वेंकैया जी के मंत्रालय से हिल इज्जत होती रही तो वो तो अरविंद केजरीवाल है सर। वो तो 2 मिनट में आपके चैनल पे आके बताइए अजय जी कैसे करूं जी, इतनी बार चला जा चुका जी, दे नहीं रहे जी। तो आप अगले शो में आप वेंकैया जी से पूछेंगे कि भाई ये कागज देके गए अरविंद केजरीवाल, कह गए क्यों नहीं दे रहे हैं आप। जी। तो राजनीतिक विमर्श अब नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की जो विस्पर कॉरिडोर है जी। जो बहुत चलती हैं कि क्या फुसफुसाहट है, उनसे बाहर निकल गया है। ट्वीट्स हैं, कैमरेज लगे हुए हैं, गुप्त मुलाकातें आजकल पता चल जाती हैं। जी। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने जो कहा है उसका वो वायदा निभाएंगे और जो हमारी सरकार है वो जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करेगी। हमारे पास थोड़ा वक्त है इसलिए मैं अपने इस पूरी बातचीत को 2 हिस्से में रखता हूं। एक कि ये जीत मिली तो किस वजह से, किन वजहों से, कहां आप सफल रहे और कहा आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी असफल रही। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इन उपलब्धियों का या जो उपलब्धि आज आपके पास मिली है इसका सार्थक बनाने में आप क्या करते दिखाई देंगे। तो अब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी का चुनाव प्रचार में उतरना, क्या ये आपके लिए सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित हुआ? क्योंकि जब जब वो प्रचार में उतरे तब तक ऐसा लगा कि आपकी ख्याति थोड़ी 2 पॉइंट और बढ़ गई। देखिए, मोदी जी का चुनाव प्रचार में उतरना हमें नुकसान भी पहुंचा सकता था। मोदी जी ने 10 तारीख को पहला भाषण दिया था जी। तो हम लोगों ने बैठ के सुना था अरविंद के घर पर पूरा भाषण। तो सुबह ये चर्चा हो रही थी कि क्या बोलेंगे। तो मैंने कहा देखिए रणनीतिकार लोग हैं, बहुत सोच समझ के काम करेंगे और मोदी जी शायद ये भाषण बोलेंगे। जी। तो जब वो भाषण निबट गया तो हमारी साथियों में से एक सज्जन ने, नाम नहीं बताऊंगा, मजाक में कहा कि यार ये बता भी मत देना कि तुम ऐसे बोलना चाहिए वरना वोट पड़ जाएंगी। उनका भाषण ये होना चाहिए था कि मैं देश बनाने के लिए निकला हूं, आप सबने मुझे जनादेश दिया है, लेकिन दिल्ली देश का विजिटिंग कार्ड है। जी। दिल्ली देश का पहला चेहरा है। आदमी फ्रैंकफर्ट से उतरता है, अमेरिका से उतरता है, देश के दूसरे हिस्सों से आता है, उतरने के बाद उसे लगे कि मेरी देश की राजधानी गौरवशाली है, सुरक्षा है, तो मुझे आपने पूरे शरीर की शल्य चिकित्सा की जिम्मेदारी तो दे दी जी। पर आप मुझे फेस पर कुछ नहीं करने दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप मेरे लिए कर दीजिए, आप चिंता ना करिए, जैसा मैं देश बनाऊं लेकिन विजिटिंग कार्ड तो अच्छा बना लूं अभी। तो जनता उनके पॉजिटिव एजेंडे पर भरोसा करती। लोग कहते हैं भाई चलो इसको ये भी दे देते हैं जी। लेकिन पहली ही रैली में उसी रामलीला मैदान के मंच पर जहां अन्ना हजारे जी के अनशन से उपजी हुई ऊर्जा के ऊपर चढ़कर वो प्रधानमंत्री बने, हम उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि हम छोटे थे, हमारे पास अनुभव नहीं था, हमने प्रूव करके नहीं दिखाया था। उन्होंने गुजरात में काम भी किया था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास बैकिंग नहीं थी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की। उन्होंने उसको इस्तेमाल करा और उस खालीपन को जो मनमोहन सिंह की चुप्पी से आया था उसको उन्होंने भरा। बेचैनी हमारी पैदा की हुई थी, उनकी नहीं थी, वो चुपचाप थे। मुझे याद है अन्ना के अनशन के समय उन्होंने ट्वीट किया था कि इस देश में हर ईमानदार आदमी को अन्ना और अरविंद के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। किरण बेदी जी ने कहा था कि हमें गर्व है कि हमारे पास अरविंद कुमार जैसे नए लड़के हैं। बेचैनी हम लोगों ने पैदा की। तो उन पर लोगों ने भरोसा करा। जब उन्होंने ये बात कही कि जिनको आंदोलन करना हो वो जंगल चले जाए, वो कहकर निकल गए। शायद मुझे लगता है उस दिन जो मैदान खाली था और एक एक कुर्सी 3-3 फीट पर बिछाई गई थी, उसका आक्रोश था या क्या बात थी या अत्यधिक आत्मविश्वास था, वो गलत बोल गए और वो देश के मध्यम वर्ग में जहां भाजपा का वोट बैंक था उसमें सीप कर गया कि अस्वीकार से तो नहीं चलेगा लोग, ये गलत बात है। फिर किरण जी आई, किरण जी ने कुछ काम ऐसे किए, 26 जनवरी जैसा बड़ा महापर्व, उसको उन्होंने कहा कि वो चिढ़ता क्यों है, जल क्यों रहा है, अपना अपना भाग्य, अरविंद भी बीजेपी में ज्वाइन कर ले, आ जाए 26 जनवरी में। सामान्य लोगों ने इसे गलत तरीके से लिया जी। तो मुझे लगता है कि हमें तो फायदा क्या होना था, उन्हें नुकसान हुआ। लेकिन एक बात बताइए, जहां जहां मोदी जी अपनी भाषण करें उससे पहले एजेंडा आप लोग सेट करते थे। 10 जनवरी के मोदी जी के भाषण से पहले आपने पूर्ण राज्य का शगुफा ऐसा छोड़ा, 2 दिनों तक तमाम टेलीविजन चैनल पर वही चर्चा का विषय था। हम लोग ये भी अचरज कर रहे थे, भाई ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, आप उसको लेकर क्यों खड़े हैं। कुलबुलाहट आपके खेमे में कहीं ज्यादा दिख रही थी, ये मैं आज पोस्टमार्टम के तौर पर आपके सामने कह सकता हूं, स्वीकार कर सकता हूं, और होनी भी चाहिए जब आपका मुकाबला उन लोगों से हो जो 40 चुनाव जीत चुके हो जी, जो अविजित हो, जिस अश्वमेघ का घोड़ा कहीं रुका ना हो। वो ऋषि कुमार कैसे ये भरोसा करें कि इंद्रप्रस्थ में उसकी लगाम थाम लेंगे। राम का घोड़ा है, पूरे देश में निकला है। संस्कृत में एक शब्द है, समुद्रगुप्त के लिए आता है कि समुद्रगुप्त ने इस पृथ्वी को अस्वक्षर मुद्रांकित कर दिया था, अपने अश्व के खुर की मुद्रा से अंकित कर दिया था जी। तो नरेंद्र मोदी जी का जो घोड़ा है वो तो अश्वक्षर मुद्रांकित था, पैन इंडिया में उसका प्रभाव पड़ा था। और हम लोग कौन,
नए इस खेत के नए बछड़े, जी तो हम कैसे कुछ कर सकते थे, तो चिंता थी जी। और 4-5 बार चुनाव ऐसी स्थिति में आया था जहां डेड एंड था, ऐसा लगता था अब क्या होगा जी। अब कैसे करेंगे, लेकिन हर बार प्रकृति ने निकाला, नियति ने निकाला, सच्चाई ने निकाला। जैसे अवाम वो एक संगठन लेके आए, जैसे पिछली बार बाप लेके आए थे, आप लोग भी बिठाते थे, वो एक टोपी सी लगा के हर बार एक बाप का प्रतिनिधि बैठा होता था, एक आप का बैठा होता था। अब वो बाप पता नहीं कौन सी माता के पास गया, लेकिन बाप था। नहीं, अभी आवाम तो आम आदमी के पास जा रहा अब पता नहीं किसके पास जा रहा है, आप लोग एक अवाम ले आए जी। वो अति उत्साह में कुछ ऐसा काम कर गए जो उनको उल्टा पड़ गया जी। उन्होंने कहा कि ये चेक है, ये फलाम है और ये पता नहीं कौन है। वो महिला संयोग से वो बहन कनाडा से आई हुई थी दिल्ली, उसने तुरंत प्रेस बुला ली, हमसे बात भी नहीं की, उसने एनडीटीवी पे चलती हुई खबर, आपके चैनल पे किसी चैनल पे उसने फोन करके शायद आप लोगों को कहा और आप लोगों ने बुला लिया और उसने कहा ये मेरा खाता है, ये 3 महीने की मेरी कमाई है, ये मैंने पैसे दिए हैं, मैं भारत का पासपोर्ट है, कौन है मुझसे पूछने वाला, कहां है वित्त मंत्री। उल्टा पड़ गया इनके ऊपर। 26 जनवरी में अरविंद केजरीवाल ने इच्छा व्यक्त की, मैं जाना चाहता हूं, ये लोग ले आए कि पिछली बार तो ऐसा कह रहे थे भाई, ऐसा बोल रहे थे, तब तक सही चल रहा था, तब तक बहस चल रही थी क्या अरविंद को बुलाया जाना चाहिए था, नहीं बुलाया जाना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे थे पिछली बार ही मना किया था तो क्यों जाना चाह रहा है भाई जी। कुछ लोग कह रहे थे नहीं बुलाया जाना चाहिए। अचानक किरण बेदी ने कह दिया जल क्यों रहा है, बीजेपी में आ जाए तो आ जाएगा, तो लोगों को लगा ये बुरा है यार, ये तो गलत बात है, तो वो उनके खिलाफ उल्टा जाता रहा, लगातार उनके खिलाफ जाता रहा। होता है कई बार, जैसे कहते हैं ना मैच में दिन होता है, वो दिन प्रतिदिन उन्होंने गलतियां की। दूसरा, हमने अपना पूरा चुनाव सकारात्मक रखा जी। हमने दिल्ली डायलॉग किया जो भारत की राजनीति में कभी नहीं होता था, यूथ डायलॉग, वुमेन डायलॉग, हमारा देहात डायलॉग। तो आपने भी नहीं उनको, भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने कुमार भाई छोड़ा नहीं, जिस तरीके से धोबी पाठ आप लोगों ने उन्हें दी, कोई भी टिप्पणी हो, कोई भी कहे, आप जैसे नेता जब मंच पर खड़े होकर बोलने लगते तो आप लोगों ने छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं उन्हें। नहीं, देखिए मेरी व्यक्तिगत रूप से थोड़ी अलग बात हुई, इसलिए क्योंकि मेरी रणनीति के तहत मेरा काम यही लगाया गया था कि जो नेशनलिस्ट विंग है, जो फैन सेटर है, जो देश को देश की दृष्टि से देखता है, जिसके लिए राष्ट्रीयता पहले है, वो लोग एड्रेस में कर पाऊं, उन्हीं पॉकेट्स में मेरी सभाएं लगाई गई। मतलब ऐसा होता था कि भाई ये तो जाओ मत, इधर तो आप जाओ मत, यहां आ जाओ आप, तो वो लोग आते थे। उससे पता चला कि जनता टेकिंग ग्रांटेड नहीं लिया सकती है। ये जनता वो है जो घर घर मोदी हर हर मोदी गा रही थी, और ये जनता वो है जो 5 साल केजरीवाल पे मेरे साथ नारा लगाने लगी। 1 घंटे में उसकी कन्विंसिंग हुई और जो पुराने राजनीतिक उल्लेख थे वो सब आए, तो लोगों को लगा इस मनोरंजन तत्व के साथ। और अगर आपने भी मेरे भाषण चलाए हैं, पिछले भाषणों में, इस बात के राजनीतिक भाषणों में अंतर था। पिछले भाषण में एक वाचालता थी, एक मनोरंजन तत्व ज्यादा था, एक आक्रामकता ज्यादा थी कि आप हमें कब तक इग्नोर करेंगे, हम अगर आंदोलनकारी हैं तो शीला दीक्षित हमें कीड़ा कह देंगी, गुस्सा था। इस बार के भाषणों में समझाइश थी कि ऐसा मत करिए। आपने ऐसा समझाया कि किरण बेदी ने केस कर दिया आपके ऊपर? हाँ, वो भी उनके खिलाफ चला गया। एक रैली में मैं लगातार बोलता था, मेरे इसी पड़ोस में एक भाजपा ही रहते हैं, वो जो 2 मुझसे बातें कहते थे वो रोज बोलता था कि वो भाजपा का मेरा दोस्त कहता है कि मफलर क्यों पहनता है भाई, तेरे से छीना है क्या, खांसता क्यों है भाई, तुझे उसके बेडरूम में सोना है क्या, ये मैं बोलता था। उनको किसी ने कह दिया तो आपके बारे में बोला, तो वो जल्दबाजी में रिपोर्ट कर गई। उसमें हमारी एक पुरानी मित्र भी चली गई, उन्होंने भी बहुत सारा गाली गुफ्तार करा। तुरंत वो चैनल्स पे चल गया, लोगों ने देखना शुरू, लोगों ने कहा इसमें तो कुमार विश्वास कुछ भी नहीं कह रहा, तो वो उल्टा चला गया। बड़े बड़े जो महिला हितों की रक्षिका थी, बड़े बड़े पत्रकार थे, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई हो सकता है कुमार विश्वास पहले कुछ भी बोलता रहा हो, मुझे पता नहीं, पर इसमें तो कुछ नहीं कह रहा। तो लोगों को लगा हताशा और बढ़ गई है। दोपहर होते होते उनके प्रवक्ता बैकफुट पे आ गए। उनके प्रवक्ताओं ने कहा कि भाई किरण जी के लिए तो नहीं कहा, पर भाजपा के लिए क्यों कहा? तो भाई चुनाव आपसे लड़ेंगे तो एआईडीएमके के बारे में थोड़ी बोलेंगे, दिल्ली में तो आपसे लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि किरण बेदी वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दरअसल एक पिलर पॉइंट बन गई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया? और क्या आप लोग जानते थे कि दरअसल किरण बेदी का एक अलग चेहरा भी है जो बड़ा घातक हो सकता है अगर उसे ठीक तरीके से संभालना न जाए? देखिए, अब चूंकि चुनाव हो चुका है जी, तो मेरे झूठ बोलने से वोट बढ़ेंगी नहीं। 3 सीटें वो तो रहनी चाहिए उनकी भी, और ना मेरे सच बोलने से वो कम हो जाएंगी। सच्ची बात यह है कि जब किरण बेदी जी का नाम अनाउंस हुआ था तो हम लगभग 24 घंटे विभ्रम में थे जी पार्टी के अब कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये थी ईमानदार वर्सेस ईमानदार उतारो। अच्छा तुम ये कहते हो अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार है ना, लो दूसरा ईमानदार दे रहे हैं, जैसे तुम भी बेईमान नहीं कह पाओगे जी। इसको अनुभव है ना प्रशासनिक सेवा का, आईआरएस था ना, लो आईपीएस लाए 40 साल वाला, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कार उठा ली थी, बाद में निकला कि उन्होंने नहीं उठाई थी, वो उन्होंने वैसे ही लिख रखा था आपने उसमें, वो भी उनके खिलाफ गया। लेकिन जैसे वो निर्णय हुआ, आपने देखा होगा कि पार्टी में बातचीत चली, जो हमारे कम्युनिकेशन के मोड्स होते हैं, मैंने पहली प्रतिक्रिया कर दी बिना ये सोचे समझे कि इसका रिएक्शन क्या होगा। मुझे लगा कि ये सारा विमर्श
ईमानदार बनाम ईमानदार की जगह ईमानदार बनाम अवसरवादी होना चाहिए, क्योंकि ये वो किरण बेदी हैं जो इन बातों को बोला करती थी और आज इन सारी बातों से पलट गई। ये कहती थी जिस पार्टी का चंदा पारदर्शी ना हो उसको वोट देना देश से गद्दारी है, 2,500 करोड़ का चंदा पारदर्शी नहीं है भाजपा का, उसके साथ खड़ी है। ये कहती थी कि जो पार्टी 302, 307 और 304 और बलात्कार के आरोपियों को टिकट देती हो उसको वोट देना देश की बेटियों के साथ गद्दारी है। यहां तो ऐसे आरोपी कैबिनेट में बैठे हुए हैं। वो कहती थी कि सीबीआई स्वतंत्र होनी चाहिए। मैंने उनकी वो एक्टिंग भी करके दिखाई कि कैसे वो बोलती थी, लोगों के दिमाग में वो थी। 13 दिन के अन्नान लोगों को रिकॉल हो, हाँ बोलती तो थी जी। अब ये क्या कह रही हैं? तो वो पूरी बहस ईमानदार बनाम अवसरवादी पर आ गई और दिल्ली के मध्यम वर्ग ने इसे स्वीकार कर लिया कि किरण बेदी जी ने सीएम पद की प्रत्याशा में इस बहाव के सहारे जन लोकपाल के मूल सिद्धांत और आंदोलन के साथ समझौता कर लिया। नहीं तो वही उसी पोस्टर ने तो भारतीय जनता पार्टी को आपके लिए और ज्यादा विरुद्ध कर दिया, उखाड़ दिया एक तरह से। ईमानदार बनाम अवसरवाद का पोस्टर जो तमाम ऑटो पर लगा, उसी ने तो पोस्टर वॉर की शुरुआत भी कर दी। शाब्दिक हिंसा हो या शारीरिक हिंसा हो जी, विचार के स्तर पर पराजय का पहला उद्घोष है गाली। जब आप विचार के स्तर पर पराजित हो जाते हैं तो गाली देते हैं। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी सिंपैथी रहती है। मेरे फेसबुक पर, ट्विटर पर बीजेपी ट्रॉल्स, पेड ट्रॉल्स खूब गालियां बकते हैं। मैं उनके लिए राष्ट्र कवि हो सकता हूं अगर कल मैं उनकी पार्टी में आ जाऊं। मुझसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं होगा उनके लिए। खूब गालियां बकते हैं तो मैं समझ जाता हूं विचार के स्तर पर शून्य लोग हैं। नाथूराम गॉडसे गांधी को इसलिए गोली नहीं मारते कि वो उनसे बहुत असहमत है। वो इसलिए उनसे असहमत है कि गांधी जिस विचार को दे रहे हैं भारत को, भारत उसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों का समूह एक और विचार दे रहा है, सही गलत हो सकता है विचार, पर वो विचार स्वीकार नहीं किया जा रहा। तो अब क्या करूं? अब गोली मार देता हूं। लेकिन उससे गांधी और प्रासंगिक हो जाते हैं, गांधी और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो वॉल्टेयर का स्टेटमेंट है जो लंदन के पार्लियामेंट के बाहर है कि मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, मैं आपसे इसलिए प्रसन्न रहता हूं कि आप उन कम पत्रकारों में हैं जो अपने जैसा उत्तर नहीं सुनना चाहते। हमारे कई पत्रकार दोस्त हैं वो ये चाहते हैं कि जो वो उत्तर सुनना चाहते हैं वो सुने। मैं क्यों कहूं भाई, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। वो कहे ये बताए, अरे भाई बात सुन लीजिए, आप असहमत हो जाइए। तो इन्होंने कोशिश की कि गाली से उसको जस्टिफाई करें। इन्होंने बंदर कहा और बहुत सारे अपशब्द कहे। पढ़ी लिखी युवा नेता लाए वो अरविंद के सामने लड़ा, ये बताए, अरे भाई बात सुन लीजिए, आप असहमत हो जाइए। तो इन्होंने कोशिश की कि गाली से उसको जस्टिफाई करें। इन्होंने बंदर कहा और बहुत सारे अपशब्द कहे। पढ़ी लिखी युवा नेता लाए वो अरविंद के सामने लड़ाने, विदेश से पढ़ी है, उन्होंने बंदर कह दिया। अरविंद ने कहा जी इससे क्या फर्क पड़ता है जी। तो लोगों को लगा ये तो वही कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं का भी बड़ा योगदान रहा, जो चैनल उसी अहमन्यता के साथ बोले जिस अहमन्यता के साथ कभी पी चिदम्बरम जी, कभी मणिशंकर अय्यर जी, कभी मनीष तिवारी जी अन्ना आंदोलन के दौरान बोला करते थे। लोगों को वही छवियां दिखी, अरे ये तो वही अहंकार है। तो लोगों ने मजा लिया। इस देश में आप गली में निकलिए, अगर कार से स्कूटर की टक्कर हो जाए तो गली वाले स्कूटर के साथ, स्कूटर से साइकिल हो जाए तो गली वाले साइकिल के साथ, साइकिल वाला अम्मा को मार दे तो गली वाले अम्मा के साथ। तो लोगों को लगा यार ये सारे कार वाले जिस सड़क पे चलते आदमी के ऊपर चढ़ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री का रथ आया बड़ा वाला, नमो 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 चिल्लाता तो वो भी चढ़ गया। बेईमान लोग, रात का काला धन काली, लोगों ने कहा गलत, नहीं गलत भाई ठीक है। तो वो जो मध्यम वर्ग था जिसकी वो डिसाइडिंग फैक्टर थी, लोअर क्लास हमारे साथ थी, लोअर मिडिल क्लास हमारे साथ थी, माइनॉरिटीज हमारे साथ थी, महिलाएं हमारे साथ थी पानी बिजली के चक्कर में। मध्यम वर्ग एड्रेस नहीं हो रहा था। दो कमियां थी उसकी समझाइश में। एक तो उसको नेशनलिज्म में बहुत सारा लगता था कि इनके फर्जी राष्ट्रवाद से बड़ा सम्मोहित था, और एक विक्टिमाइजेशन की बोध नहीं आ रही थी। विक्टिमाइजेशन का बोध ये लाए, इनके लिए धन्यवाद। नेशनलिज्म मैंने एड्रेस किया अपनी सभाओं से और चैनलों से, और उसने सबसे बड़ा कार्ड प्ले करा। आज इससे पहले कि मैं कुछ एक लोगों का नाम लेकर उनके बारे में आपसे टिप्पणियां लूं, हम चाहेंगे कि अगर इस आपकी जो अप्रत्याशित जीत है इस पर कोई कविता हो तो जरा मजा आ जाए। उसके बाद मैंने कल ये कहा था जब हम फुटप्रिंट देख रहे थे कि कहाँ वोट पड़ी, तो हमको लगता था कि जैसे अपर मिडिल क्लास में हमको कम वोट पड़ेंगे। आप लोग भी कहते थे कि वहां हमारा जोर कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा लगता था कि भाजपा का वोट बैंक हमारे बराबर है। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम देखने लगे आपके चैनल्स पे, तो हमको लगा कि हर जगह बराबर वोट पड़ी है। हर जाति वर्ग ने हमको वोट दिया। और जैसे ही ये विजय हुई, एक छोटे से राज्य जिसमें पुलिस भी नहीं है, इस विजय के मायने पूरे भारत में निकाले जाने लगे कि क्या ये दो तरह की राजनीति का प्रतीक है, क्या एंटी कांग्रेस समाप्ति का युग प्रारंभ हो गया है, एक वैकल्पिक राजनीति आ रही है। तो मैंने दो पंक्ति वहां से बोली थी, वही मैं सुना देता हूं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा परिधान बदल डाला, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा परिधान बदल डाला, दिल्ली ने बटन दबाकर सारा हिंदुस्तान बदल डाला। दिल्ली ने बटन दबाया और पूरे भारत में उम्मीद की राजनीति दोबारा शुरू हो गई और लोग उसी मोड में आ गए।
वहां जी हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। बस 60 सेकंड में वापस आते हैं। उसके बाद कुमार विश्वास के साथ कुछ और टिप्पणियां और खास करके उन तमाम लोगों के बारे में बात करेंगे जैसे अमित शाह। बने रहिए हमारे साथ। कुमार विश्वास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं कि दिल्ली की ये अप्रत्याशित जीत आम आदमी पार्टी के लिए क्या मायने रखती है और उससे ज्यादा दिल्ली की आम जनता के लिए क्या मायने रखती है। कुमार जी एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे और अभी हम आपकी विजय रथ की बात कर रहे थे और साथ साथ कैसे भारतीय जनता पार्टी को जो तमाम जबरदस्त झटका लगा। अमित शाह जी को जब आपने आज देखा होगा कहीं टीवी स्क्रीन पर, तो आज आपके मन में क्या भाव थे? एक कवि क्या सोच रहा था अमित शाह जी के बारे में, हम ये जानना चाहते हैं। हमारे एक बड़े शायर हैं बेकल उत्साही, उनका ये शेर है कि इधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, उधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं सब घर बदलते रहते हैं। हम पैर से छुएंगे जी। और पत्थर पारस हो जाएगा या जीवित हो जाएगा। ये स्वाभिमान ईश्वर को शोभा देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, इसके अलावा किसी को शोभा नहीं देता। तो अमित शाह जी ने सुनते हैं कि उनका ये 42वां परीक्षा थी उनकी, 41 परीक्षाएं उन्होंने उत्तीर्ण की हैं। 42वीं परीक्षा में ये दिल्ली के ऋषि कुमारों ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा थाम लिया। इससे उनको भी आत्मचिंतन का अवसर मिलेगा। पुराने राजनीतिज्ञ हैं, मेरे पुराने शुभचिंतक हैं, दोस्त हैं जी, मिलते रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जिस राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने अपना सफर शुरू किया, या ऐसा लगता है लोगों को शुरू किया, मुझे तो पता नहीं क्या है, पतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते, कि मेरी काया इस देश के लिए गिर भी जाए तब भी मैं प्रणाम करूंगा इस काया, इस भारत माता को, उसको वो जारी रखेंगे। और हम सबको मिलकर हिंदुस्तान बनाना है। प्रधानमंत्री जब बोले कि सबका साथ सबका विकास, तो या तो उसमें कह दें वो कि सबका साथ माइनस केजरीवाल माइनस कुमार विश्वास माइनस आम आदमी, तो हम भी मान लेंगे कि भाई, लेकिन सबके में हम भी तो हैं, जंगल क्यों जाएंगे। जी, किरण बेदी जी के बारे में अब क्या ख्याल है आपका? क्या विचार आता है एक कवि के मन में जब आप किरण बेदी जी को अब देखते हैं? लगता है सब कुछ पाकर सब कुछ खो दिया, या क्या सोचते हैं आप? मैं फिर उनके बारे में एक शेर कहूंगा कि साहिल पर रख सका नहीं खुद को संभाल कर। वो अपनी आयु के 6 दशक में है, 40 वर्ष की तपस्या उनके साथ है। इस देश में पिछले 20 वर्षों में नारा लगा है, देश की बेटी कैसी हो, किरण बेदी जैसी हो। बिल्कुल। इस छोटी सी 25 दिन के गैप में उनकी छवि, उनकी तेजस्विता का बहुत नुकसान हुआ है, बड़े सवालों के घेरे में वो आई। तो उनके लिए मुझे शेर याद आता, हमारी बड़ी बहन है कि साहिल पर रख सका नहीं खुद को संभाल कर, वो जिसने रख दिया था समंदर उछाल कर। क्या बात है। हर्षवर्धन जी, उनके बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं लगता है बड़ा अफसोस होता है। आप लोग को होता है क्या? हाँ, मैं तो कृष्णा नगर में जो रैली करके आया था जी, लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई असंतुष्ट भाजपा का नेता बोल रहा है। मैंने कहा कि मुझ जैसे आदमी का जी, कभी सम्मेलनों में जब लगातार यात्रा की वजह से गला खराब होता है, तो जो पहला व्यक्ति ENT स्पेशलिस्ट जिसको मैं SMS करके पूछता हूं कि भाई साहब गला खराब है, क्या दवा ले लूं, और वो बड़ी तत्परता के साथ मुझे लिख के भेजते हैं। जी, किरण जी का 2-3 दिन गला खराब रहा, इतना भी संवाद नहीं था कि उनसे बातचीत हो जाती। या जैसे किरण जी ने कहा कि कृष्णानगर में बहुत काम करने की जरूरत है, तो 20 वर्ष से काम ही नहीं हुआ। वो 20 वर्ष से वहां के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक सम्मान कमाया, एक यश कमाया है, लोगों में सहानुभूति कमाई है, और मुझे लगता है वही आक्रोश दिखाई दिया। मेरी रैली में भी बहुत लोग आए थे और उनमें से अधिकांशतः भाजपा के लोग आए थे। मैंने उनसे भी ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल से आपका कितना स्नेह है, आम आदमी पार्टी के प्रति आप कितना अच्छा मानते हैं, छोड़िए। अगर आप हर्षवर्धन जी से स्नेह करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जनप्रिय नेता का अपमान आपके बड़े नेताओं ने, तथाकथित बड़े नेताओं ने किया है, तो इसका बदला लेने के लिए झाड़ू पर बटन दबाइए। तो मुझे लगता है वहां के जो लोग थे उन्होंने बदला लिया। अच्छा ये बताइए, अरुण जेटली जी ने अपना काम छोड़कर इस बार बहुत ध्यान दिया और वो भी मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं कांग्रेस पर आऊं, अरुण जेटली जी के बारे में कोई ख्याल आता है क्या आपको? कोई कविता के जरिए उनको कुछ कहना? 77 की उपज है अरुण जी, बहुत अच्छा मस्तिष्क है उनका, लेकिन इस बार वो भी काफी नीचे उतरे उनकी भाषा से। एक ये लग रहा था उनके बोलते समय कि वो जो बोल रहे हैं ये बेमन से कर रहे हैं काम, उनकी इच्छा नहीं है ये सब करने की। 77 में श्रीमती इंदिरा गांधी के अहंकार के खिलाफ सुप्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत जी ने एक पंक्ति कही थी, एक शेर कहा था कि तुम्हारे, वो मुझे अरुण जी के लिए याद आता है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। अजब तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। चुनाव अरुण जी भी हारे जी, चुनाव मैं भी हारा जी,
मैं अमेठी से हारा, वो अमृतसर से हारे जी। वो थोड़े मार्जिन से हारे, मैं भारी भव्यता के साथ हारा जिसे कहते हैं धूम धड़ाम के साथ हारा, लेकिन मैं मन नहीं हारा। मुझे लगता है अमृतसर हारने के बाद वो शायद मन हार गए हैं और जनता की नब्ज ने पता नहीं। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा कि 4 सीटें आ गई इन लोगों की तो राजनीति छोड़ दूंगा। इस बार भी उन्होंने मतदान से लगभग 12-13 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आचार संहिता पता नहीं उनपे क्यों नहीं लगी, क्या हो गया, हमले करे। फिर उन्होंने पढ़े लिखे आदमी होके, वित्त मंत्री होके, चेक से आए हुए पैसे को हवाला कह दिया। आरओ में रजिस्टर्ड कंपनी है, टैन नंबर है, पैन नंबर है, बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन ट्रांसफर है, हमने ही लगाया है अपनी वेबसाइट पे, वो करे हवाला हो रहा है आधी रात। तो लोग हंसे भी कि चेक से हवाला कैसे हो जाएगा। मैंने तो उनको उस समय ट्वीट भी करके कहा कि भाई आपकी पार्टी में तो हवाला की पुरानी परंपरा रही है, जैन डायरी के पन्ने भी आपके पास फोटो स्टेट पड़े होंगे, उन वरिष्ठों से सीख लो कि कैसे होता है, हम तो नए लोग हैं। तो उनकी छवि पर काफी असर पड़ा। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? क्योंकि हमने तो एक हेडलाइन चलाने का मन बनाया था, एक थी कांग्रेस। नहीं कह रहे, अब पता नहीं है, नहीं है। राहुल गांधी जो है वो एक ऐसे दूल्हे हैं जिनको जबरदस्ती घोड़ी पर बिठाया जा रहा है। मुझे उनसे बड़ी सहानुभूति है। भारत की राजनीति में वो देखिए, जब तक अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद जब हमने पहली बार उन पर सवाल उठाया, संयोग से उनका लोक प्रचलित नाम जो है वो भी मेरा ही रखा हुआ था। अब मैं नहीं ले सकता क्योंकि राजनीति में हम ऐसी जगह पर आ गए हैं कि अभी चर्चा हो जाएगी, लेकिन फेसबुक नेट पर जो उनका नाम घूमा वो पहली बार अन्ना आंदोलन में मैंने ही लिया। वो इसके लिए है ही नहीं, बने ही नहीं है। और कांग्रेस के आखिरी दिन तब आ जाएंगे जिस दिन वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाएंगे। 44 से 4 तक लाने में पूरी मेहनत करेंगे। वो अपनी पार्टी को नष्ट करने के लिए पूरी ऊर्जा लगाते हैं और ईश्वर उनकी सहायता भी करता है। जहां जहां चरण पड़े संतों के, तह तह होवे बंटा धार। मुझे अमेठी से बड़ी सहानुभूति है। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े भले लोग हैं। उनका खाना खाया है मैंने, गांव में सोया हूं, आप तो आए हैं, आपने देखा है उस जगह को। वो पता नहीं क्यों इनके पुरखों का भार ढो रहे हैं, वरना वो विदा लें, कोई अच्छा काम करें, वो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से लगते हैं, कुछ मॉडलिंग भी कर सकते हैं, भगवान ने चाहिए। शादी कर लें, युवा हैं तो अपना घर बसाएं। शादी से मुझे याद आया, माफ कीजिएगा, आपने और अरविंद जी ने अपनी पत्नियों को वहां जो कल घोषित किया, भाई क्या मतलब था उसका? नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा आई थे ये लोग दोनों, मेरी पत्नी और भाभी आई थे। तो उसका मतलब कुछ और निकाला गया राजनीतिक हलकों में? नहीं, ये तो अजीब लोग हैं। ये तो आपके बच्चे और पत्नी के कार्टून बना देते हैं। बताइए, छोटे बच्चों के कार्टून बना के वोट लेना चाहते हैं ये लोग। तो आप जीते जी अन्ना हजारे जैसे पूज्य गांधी वादी के चित्र पर माला चढ़ा देते हैं, जनता ने इन्हीं की भी पार्टी पे चढ़ा दी, चलो तुम ही रह जाओ। तो उसका कोई मतलब नहीं था। वाला जोक किसके लिए था? नहीं, मैं ये मान नहीं सकता, ये खुराफात आपके दिमाग की होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग जब 11:30-12 बजे पहुंचे तो झुकाव आ चुके थे। जी। अरविंद ने कहा कि अभी मत जाओ इंट्रोड्यूस करने बाहर, अभी बोलने, 11 तक थोड़ा पता चल जाए तब जाना। तो मैं, आपने देखा होगा 11-11:30 बजे निकला, जबकि हम अंदर आ गए थे 8 बजे। हम टीवी देखते रहे दोनों और बाकी सारे साथी। फिर जब ये लोग आए तो ऐसा भावुक वातावरण हुआ कि आपने कुछ स्टिल फोटोग्राफ देखेंगे कि रोने लगी, मेरी पत्नी रोने लगी। क्योंकि अजय जी, मैं इमोशन का कवि हूं, प्रेम का कवि रहा हूं। 3 वर्ष पहले मैंने घृणा नहीं झेली थी। मैं अमेरिका जाता था, प्रोग्राम करने के बाद वहां के कोऑर्डिनेटर की फेरारी में अगर फोटो खिंचाता था और उसे लगा देता था तो नीचे लड़के लड़कियां लिखते थे, रॉक स्टार ऑफ हिंदी पोइट्री, सर आई लव यू। लड़कियां लिखती थी कुछ और, वेरी गुड, हैंडसम, फला। अब गालियां बहुत सही हैं, बहुत। क्यों ऐसा क्या कर दिया हमने? क्या चाहा? रात को 12 बजे मेरी माँ भी आई हुई है, 4-5-6 मोटरसाइकिल पे सवार लड़के इधर से गुजरे हैं, माँ बहन की गाली देते चले गए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते हुए। तो ये मैंने भी पहली बार देखा, मेरे परिवार ने भी पहली बार देखा। बहुत डिस्कार्ड करा, ये हैं, वो हैं, नक्सली हैं, फता हैं। तो वो जो एकदम आक्रोश निकला कि ये लो 10 वी प्रूव्ड, तो उससे वो भावुकता पैदा हो गई। तो उस समय वो लोग गले मिल रहे थे और थोड़ा भावुक क्षण था। तो उसी समय ये कहा गया कि चलिए जरा बालकनी तक, सामने ही बालकनी थी, कि बोल देते हैं। तो ये कहा गया आइए आइए। वो जब दोनों आंखें खड़ी हो गई तो नीचे ये भी था कि लोग पूछ रहे थे, तो ऐसे में इंट्रोड्यूस करा दिया गया। मतलब उसका कोई राजनीतिक व्यंग्य नहीं था? क्या राजनीतिक व्यंग्य, पारिवारिक लोग हैं। अरविंद तो सचमुच में बहुत ज्यादा उसकी सफलता के पीछे, मरी सफलता के पीछे भी जितनी भी है, बिल्कुल आपकी सफलता के, जब तक आप वहां से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक कुछ संभव नहीं। चलिए, तो अब जरा आ जाते हैं सरकार के मुद्दे पर। क्या आपको लगता है जो तमाम वायदे हैं पूरा करना अपने आप में आसान है? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा आप चाहकर भी नहीं दिला सकते। आप बिजली की समस्या को सब्सिडी के जरिए दूर कर सकते हैं, लेकिन तमाम फास्ट चलते मीटरों को बदलवा दें, बहुत आसान नहीं है। पानी की समस्या सुलझा दें, आसान नहीं है। बीड़ा बहुत बड़ा उठा लिया आप लोगों ने, लगता नहीं आपको? मेरा एक शेर है कि चोट लगनी है मुनासिब हमारे पांवों में, चोट लगनी है मुनासिब हमारे पांवों में। हमने आसान कहाँ राह चुनी है लोगों,
मैं कवि सम्मेलन में आया तो उस समय चुटकुले हावी थे, उस समय गीतकार को बहुत त्याज्य माना जाता था। कवि सम्मेलन का पेमेंट मोड 500 रुपये, 1000 रुपये था। वो मुख्य धारा का कार्यक्रम नहीं था, मुश्किल काम था, लेकिन कोशिश की, हो गया। आंदोलन में आए तो लोगों ने कहा कि 2000-5000 आदमी नहीं आएंगे, लेकिन देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ आजादी के बाद का। राजनीति में आए तो आज देश का सबसे बड़ा वर्डिक्ट आया। तो इस बात पर अविश्वास करने की कोई संभावना नहीं है कि देश की राजनीति ने सकारात्मकता के साथ जो ना किया हो वो ये सरकार कर पाए जुनून के साथ। और ये सरकार कैसी है कि कल शाम मेरे जन्मदिन के उत्सव के तुरंत बाद 11:30 बजे अरविंद गए, यहाँ से मनीष गए, बाकी विधायक और संजय मंजे तो 1:30-2 बजे तक गए, जनगीत गाते रहे और वो साथी चलना, हाथ बढ़ाना, गीत वीत चलते रहे। और आज सुबह उसने काम शुरू कर दिया, कल ही समय ले लिया था। वेंकैया नायडू जी समय लो, राजनाथ जी का फोन आया, सर मैं मिलना चाहता हूं आपसे। तो मुझे लगता है कि अगर चरणबद्धता के साथ काम किया जाएगा, इस बार जल्दी नहीं है। पिछली बार तो यह था ना कि पता नहीं गिर जाएगी। नहीं, देखिए अगला सवाल मेरा यही था। देखिए पिछले बार आप लोगों ने टाइमलाइन दिया था, आम आदमी पार्टी ने अपने हर योजना के साथ एक समयबद्ध तरीके से काम करने की बात कही थी। इस बार समयबद्धता नहीं है, आप चाहे जितना वक्त ले सकें, शायद आप लोगों ने ये शायद कॉन्शियस डिसीजन है। लेकिन सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूं, देखिए पूर्ण राज्य का दर्जा आप भी जानते हैं कि बिना केंद्र सरकार और पार्लियामेंट इसी पर आते हैं हम अजय जी। पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में था, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के मैनिफेस्टो में भी था, मतलब बोलते थे सारे दिल्ली में वोट मांगते समय। अब आप केंद्र में हैं, आपको किसी की दरकार नहीं है ना, कोई से आपको कुछ पूछना नहीं, हम प्रस्ताव पास करके भेज रहे हैं, अगर आप उसे स्वीकृत नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के मैनिफेस्टो में भी था, मतलब बोलते थे सारे दिल्ली में वोट मांगते समय। अब आप केंद्र में हैं, आपको किसी की दरकार नहीं है ना, कोई से आपको कुछ पूछना नहीं, हम प्रस्ताव पास करके भेज रहे हैं, अगर आप उसे स्वीकृत नहीं करते। तो बिहार आपके न्याय करने के लिए खड़ा हुआ है, बंगाल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि तो झूठे हैं, ये क्या कह रहे थे। देखिए पीडीपी के चरणों में क्यों नहीं गिरे, दिल्ली चुनाव तक वेट की, क्योंकि फिर हमारी साइबर टीम एक वीडियो एडिट करती जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री कहते थे कि बेटा बाप बेटी की सरकार उखाड़नी है, और फिर होता कि बाप बेटी की सरकार के साथ तो सरकार बन रही है। अब ये नहीं रह गया है कि दक्षिण में जाकर आप कहिए कि हिंदी थोपी नहीं जाएगी और उत्तर में आके कहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। वहां डेक्कन क्रॉनिकल में छपी और यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स में छपी। अब ये नहीं, अब तो डिजिटलाइज्ड हैं आप। अगर तो अब तो देखिए वायदा आप कर रहे हैं ना, वायदा बीजेपी नहीं कर रही है। आज ये जनता इतनी एजुकेटेड है, मान गए, चलिए मैं आपकी बात मान जाता हूं, आप यहां से पारित करके भेज देते हैं, लेकिन बात तो वहीं खत्म। हाँ तो नहीं, जनता को तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, अगर उन्होंने नहीं दिया तो यही जनता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जब भाजपाई वोट मांगने आएंगे, जब हमारे मित्र मनोज तिवारी जी जाएंगे कि भैया वोट दिया भैया भाजपा को, तो वो उत्तरांचली पूछेगा वो सब तो ठीक है, हाँ ये बतावा भाई कि वो पूर्ण राज्य वाला काहे पास नहीं करते हैं आपके मोदी जी। तो उसको जाके कहना पड़ेगा रामलाल जी को, कहना पड़ेगा संगठन मंत्री को कि भाई साहब मैं वोट नहीं मांग पा रहा हूं, लोग कह रहे हैं पूर्ण राज्य करो। राजनीति पारदर्शी कर दी है सर, और इतना काम हो गया है। और जितने कामों में आपकी नियत दिखती है, जैसे पानी 700 लीटर फ्री, लेकिन संगम विहार में देवली में कई जगह तो पहुंच ही नहीं रहा, कई जगह तो लोकल माफियाओं ने तार बिछा रखे हैं, वो चलने नहीं दे रहे। तो अगर मैं ये करूं कि आज मैं योजना बनाऊं और 1.5 साल तक पहुंचे वहां, तो लोग ये तो याद करेंगे कि यार पिछली बार नहीं था, इस बार हो गया। नहीं देखिए, इसलिए मैं सवाल उठा रहा, जैसे सुरक्षा का मुद्दा भी आप लोगों ने उठाया, बहुत अहम मुद्दा है। दिल्ली वासी सुरक्षा चाहते हैं, तमाम अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन पुलिस आपके हाथ में नहीं है और ना आने वाली है। हम इसे फौरी तौर पर मान लें, मुझे लगता है आप भी यकीनी तौर पर कहेंगे केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर दिल्ली की पुलिस व्यवस्था कम से कम जब तक कि पूर्ण राज्य का दर्जा न दे दिया जाए, राज्य सरकार के हाथ में नहीं देने वाली। चलिए मुझे बताइए कि सारे चैनल्स पर परसों से कल से 25 दिन पहले तक आदरणीय किरण बेदी जी हमारी बड़ी बहन कैसे कह रही थी, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, हम सुरक्षा में हम पूरा हम तो मानते हैं ना। देखिए जनता आप ही के हिसाब से, बकौल आपके, जनता ये मानती है कि भाई ये पार्टियां लगातार झूठ बोलती आई हैं, एक और झूठ शायद मान लेते, लेकिन आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। देखिए आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप सच को लेकर आज खड़े हैं। मेरा यही कहना है कि अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस मांगते हैं, दिल्ली पुलिस से बात करते हैं, केंद्र सरकार से कहते हैं, वो देती है तो वेल एंड गुड, हम चाहते हैं, नहीं देती है जनता के सामने जाएगी, एक्सपोज होगी। अन्यथा हम अपनी स्थानीय सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे कि हम कैसे हर बस में एक महिला कमांडो नियुक्त कर सकते हैं। आपकी नियत ठीक है तो जनता आपको समय दे देती है। मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को 10 वर्ष दे दिए इन्होंने, कैसे व्यक्ति थे, संवाद ही नहीं है, बातचीत नहीं है, तो लगातार संवाद है, लगातार बोल रहे हैं। तो ये जनता जब तक प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई मुझे पता नहीं है या नहीं मैं देखूंगा, तब तक खुश रही। जैसे ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि है ही नहीं, जुमला है तो लोगों ने कहा अरे ये तो बाबा जी का ठुल्लू हो गया,
लोग मजा लेने लगे, हम ही बरेली में बोलने लगे मिल गया, क्या मिला, तो लोग कहते थे बाबा जी का ठुल्लू, अपने आप बोलते थे। एंटरटेनमेंट चैनल का एक जुमला आ गया, लोगों ने कहा भाई इनको नहीं देना। तो जनता इस नियत को पहचानती है, इस नियत पर सरकार। अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं, मुझे सही कर दीजिएगा अगर मैं उसे सही नहीं समझ रहा, आप नियत के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो तमाम वायदे आपने किए हैं उसमें 90% शायद आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है, उसका कारण है, जैसे एक वायदा आपने देखा होगा, एक वायदा उसमें दिल्ली को वाईफाई बनाने का, ये जब आइडिया आया जी तो सबने कहा बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया होगा। फायदा क्या होगा जी इससे? फायदा होगा कि जी एक तो युवाओं की और महिलाओं की और जो नए किशोर आए हैं उनकी वोट बहुत मिलेंगी, उनको यही चाहिए जी, बेचारे वाईफाई नेटवर्क ढूंढते फिरते हैं। दूसरा क्या फायदा होगा? दूसरा फायदा होगा कि हमारे पास डेटा एनालिसिस हो सकेगा पूरी दिल्ली का। तीसरा क्या फायदा होगा? तीसरा फायदा होगा कि साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी। एक आदमी का आईपी एड्रेस हमको पता होगा, वो कहाँ मूव कर रहा है, कृष्णा नगर से कब वो उदय पार्क पहुंचा और उदय पार्क से कब मालवीय नगर, हमको पता होगा। लेकिन उसी दिन अरविंद ने नहीं ट्वीट किया, उसी दिन नहीं कहा कि हम ये करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारी इस बात की कमेटी है, जो मैनिफेस्टो कमेटी है, वो एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाए। सोमनाथ भारती की उसमें मदद ली गई, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर चुका था, ये प्रयोग करके देख चुका था कितने में पड़ता है। वो सारा हिसाब लगाया गया, 5 साल का बजट लगाया गया, फिर देखा कि ये बजट ऐसे ऐसे निकल सकता है, उसके बाद वायदा करा। तो जो मैनिफेस्टो है ये ऐसे नहीं बना कि आप नॉर्थ ईस्ट के हमारे भारतीय भाई बहनों को प्रवासी कह दें, उसके बाद आप पूछें कि विजन डॉक्यूमेंट में क्या लिख दिया, तो बोले जी क्लेरिकल मिस्टेक था। तो मैंने एक भाजपा के नेता से पूछा कि इसका मतलब तुम्हारा विजन डॉक्यूमेंट क्लर्क बना रहे हैं? मैं तो समझता था नेता बनाते होंगे, नीति नियंता बनाते होंगे, क्लेरिकल मिस्टेक कैसे हो जाएगा? स्पेलिंग मिस्टेक तो हो सकती है जी, पर इमिग्रेंट लिखना, अप्रवासी लिखना है तो बाकायदा सोच है आपकी, जिसकी आदमी की सोच है। तो बोले क्लर्क की है, तो इसका मतलब आप दिल्ली को क्लेरिकल बनाना चाह रहे हैं, क्लर्क के भरोसे छोड़ना चाह रहे हैं, आपका विजन नहीं है। तो मैनिफेस्टो वो सोच के बनाया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस मैनिफेस्टो पर पार्टी खरी उतरेगी। चलिए ये बात करें कि अब क्या आम आदमी पार्टी अपने पैर दूसरे राज्यों में पसारती दिखाई देगी? क्या अब हम कुमार विश्वास को बिहार के चुनाव में उसी अंदाज में देखेंगे जो दिल्ली के चुनाव में देखा? क्या उसके बाद बंगाल अगला लक्ष्य होगा? ये तो पार्टी तय करेगी और पार्टी की एग्जीक्यूटिव तय करेगी, पीएसी तय करेगी, जिसका मैं भी एक सदस्य हूं। लेकिन मेरा कहना है कि पिछले प्रयोगों से हमने बहुत सीखा है जी, बहुत जाना है। मेरी इतनी आयोगी, इतनी दुनिया में घूम लिया, मेरी जेब में अजय जी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। उसका कारण है कि मेरी बैकग्राउंड ग्रामीण से है, मतलब मैं गांव में रहा नहीं, लेकिन मेरे पिता गांव से आते हैं। वो उन लोगों में है कि घर में है तो खर्च कर लेंगे, उधार नहीं मांगेंगे, क्योंकि आज मैं कर सकता हूं अपने, मैं डेबिट कार्ड रखता हूं। और कई बार इंटरनेशनल फ्लाइट में कई चीजें इसलिए नहीं खरीद पाता हूं कि वो क्रेडिट कार्ड ही लेते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत सोच ऐसी है, जो मैं पार्टी में प्रस्ताव भी रखूंगा, कि हमारे चादर जितनी बड़ी है जी, हमारे संसाधनों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे स्टार प्रचारकों की, हमारे मीडिया पैनलिस्ट की, हमारे मुख्यमंत्री के दौरों की, जितनी बड़ी चादर है उतना बड़ा पैर पसारें। उसमें जो जो राज्य आ सकते हो, जो जो फुटप्रिंट जा सकते हैं, उनमें काम करें। देश के लोगों से कह दें कि भाई गलती हो गई, हम नहीं लड़ सकते जी, पैसा नहीं है जी, लोग नहीं है जी, एक कुमार विश्वास है जी, एक अरविंद केजरीवाल है जी, एक ये लोग है जी, योगेंद्र यादव जी हैं जी, मनीष सिसोदिया जी हैं, कितनी रैली करा लेंगे जी, दिल्ली छोड़ के थोड़ी भागे फिरेंगे। तो ये पार्टी तय करेगी किन किन राज्यों में जाया जाए, लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली से बाहर कुछ काम तो किया जाएगा, पर दिल्ली पहली प्राथमिकता है। प्राथमिकता दिल्ली है, इसमें कोई शक नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन हरियाणा, पंजाब में जहां आपके ऑलरेडी पहले से सांसद हैं, 4 सांसद हैं और 4 दूसरे नंबर पर हैं। बिल्कुल, तो 4 सांसद हैं, तो हरियाणा पंजाब तो आप आसानी से कर सकते हैं। पंजाब देखिए, पंजाब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के कुशासन से त्रस्त है जी, वहां के युवाओं की नसों में जो जहर उतारा है इन दोनों पार्टियों की मिली भगत ने जी, और इनके लोगों ने, उसके खिलाफ पंजाब की माएं, पंजाब की बहनें, पंजाब के खेत, पंजाब की पगडंडियां आपको पुकारती हैं, बड़ी उम्मीद उनको दिखती है। पंजाब वैसे भी क्रांति चेतना की जगह है। आप अंडमान निकोबार चले जाइए, देश पर सबसे ज्यादा बेटे जिन राज्यों ने दिए उनमें पंजाब और बंगाल का नाम सबसे ऊपर आता है। बाकी सबने भी दिया, लेकिन उनका नाम सबसे ऊपर आता है। तो मुझे लगता है कि पंजाब में प्रयोग किया जाना चाहिए। वहां हमारे लोकप्रिय नेताओं की एक बड़ी सीरीज है, जो लोग जीते हैं उनके अतिरिक्त भी भगवंत मान अगर लोकप्रिय है तो जस्सी भी बहुत लोकप्रिय है। हारे हैं जस्सी, लेकिन उनके लोकगीत और उनके गाने वहां बहुत लोकप्रिय हैं। गांधी जी बहुत बड़े चिकित्सक हैं। तो पंजाब में हमें प्रयोग करना चाहिए, ऐसा व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, बाकी पार्टी तय करेगी। और बिहार में नीतीश कुमार को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, सपोर्ट तो किसी को नहीं करना चाहिए। ये टिपिकल जो राजनीति है, गैर इंदिरावाद, गैर कांग्रेसवाद, अब वो गैर मोदीवाद आया है जी। मैं कल से देख रहा हूं कि क्या मोदी का रथ रोकेंगे जी, ये आम आदमी पार्टी वाले या केजरीवाल। हमें कौन सा रथ रोकना? हम कौन से ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर हैं कि यहाँ चालान काटने के लिए बैठे हैं?
देश के लिए आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना है, उसके लिए लड़ रहे जी। हैं। बार बार चुनौती देते हैं हमको, अनशन करके देख लो कर दिया, आंदोलन करके बता दो कर लिया, पार्टी बनाओ तो बताना, पार्टी बना ली। फिर बोले 1400 पार्टियां इस देश में, तुमने क्या खास कर लिया, चुनाव लड़ो, लड़ लिया। लड़ना चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं, 700 लोग लड़ रहे हैं, जीत के दिखाओ, जीत गए। जीतना क्या होता है, सरकार बना के दिखाओ, जीत गए। पूर्ण बहुमत की बनाओ, वो बना ली। तो ऐसी चुनौतियां अहंकार हमारे सामने फेंकता रहता है। और युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा था, जब यक्ष ने पूछा कि ईश्वर का भोजन क्या है, उसने कहा ईश्वर का भोजन अहंकार है, हमको आएगा तो हमें भी खाएगा ईश्वर। इनको आया, एक बड़ी अजीब है, आप ढूंढिए, आपके आर्काइव्स में पड़ी होगी जी। हमारे यहाँ शास्त्रोक्त कथन है कि 24 घंटे में एक बार कवि की जिह्वा पर सरस्वती बैठती है, उस समय वो जो बोले सत्य होता है। पता नहीं मैं सरस्वती का कैसा बेटा हूं, कपूत हूं, सपूत हूं, या मैं कवि भी हूं या नहीं हूं। इन रैलियों में मैंने एक बात बोली और किसी को उम्मीद नहीं थी कि सत्य सिद्ध होगी। मेरे अंदर भी मैंने यूं ही बोली थी, मैं ऐसे नहीं बोली कि सत्य सिद्ध होगी, मैं झूठ क्यों बोलूं। मैं अहंकार पर चर्चा करते हुए हर रैली में एक बात बोलता था, आपकी आर्काइव्स में मिल जाएगी, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, कि अहंकार मत करो। कांग्रेसियों, तुमने अहंकार करा, तुम 48 से 8 पर आए। भाजपाइयों, तुम अहंकार कर रहे हो, 30 से 3 पर आ जाओगे। और वो 30 से 3 पर आ गए। तो अहंकार जो करेगा हम करेंगे, वो करेंगे। तो उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, ता रावण घर दिया न बाती। पुलस्त मुनि का नाती और इतने बड़े कुल का इतना विद्वान और शिव स्त्रोत के रचयिता, कुबेर के घर पर कब्जा, वित्त मंत्री के घर को जिसने कब्जा कर लिया हो, कितना बड़ा आदमी रहा होगा, बिल्कुल, कि फाइनेंस मिनिस्टर को बाहर निकाल के वहीं बैठ गए। और उस व्यक्ति को वलकल पहने हुए अयोध्या के वनवासी 2 राजकुमारों ने अपनी पत्नी की खोज में दंडित कर दिया और विश्व को दिवाली जैसा त्योहार दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। कुमार जी, इस बार क्या गारंटी है कि आप लोग धरना वरना नहीं कीजिएगा भाई? क्यों नहीं करेंगे सर, काहे नहीं करेंगे धरना? जनता ने कहा है करिए, आप मुख्यमंत्री ना करें, मैं तो करूंगा। रोहतक में हो गया अभी, धरना करेंगे नहीं करें, कहां जाएं, किससे कहें? मुख्यमंत्री वहां ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जींस पहनने वाली लड़कियों से ज्यादा बलात्कार होते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, तो कैसे बचाएं? अरे 6 साल की बच्ची के साथ हो रहा भैया, उसका तो जींस से कोई मतलब ही नहीं है। 60 साल की महिला के साथ हो रहा, मतलब ही नहीं है। उसका रीजन है कि पिछली बार दामिनी के साथ जो हुआ था, उनके साथ तुमने क्या कर लिया, तुम्हारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने क्या कर लिया। जस्टिस वर्मा की कमेटी कहकर गई थी, पहली बात जस्टिस वर्मा ने अपनी कमेटी में कही, आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए, अपनी रिकमेंडेशन में कहा, वो स्वर्ग में आज दुखी होंगे जस्टिस वर्मा जैसे तपस्वी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर महिला उत्पीड़न के चार्ज हों और जिनको कोर्ट ने संज्ञान ले लिया हो, ऐसे लोगों को सदनों में ना भेजा जाए। दोनों पार्टियों के बैठे हुए हैं, पहला वाला बात निकाल दी, बाकी रह गई काले पर्दे लगाओ, वाईफाई कर लो, एक महिला चढ़ाओ। इससे थोड़ी रुकेगा बलात्कार, जब तक आप जनता में आदर्श प्रस्तुत नहीं कर देंगे। मां सीता जगत जननी है, लेकिन हमारी वुमेन एक्टिविस्ट बहुत नाराज होती हैं, मेरी पत्नी नाराज होती है, कहती है इस सवाल का जवाब समझ में नहीं आया कि गर्भभार से खिन्न अपनी पत्नी को त्याग कैसे कर दिया भगवान ने। वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो राजा राम है। वो लोक प्रवाद को संज्ञान में लेते हैं। अगर लोक में ऐसी बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि मां सीता से उन्हें प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होता तो इतना लंबा चित्रकूट से रास्ता तय करके उसको अहंकारी को हराने कैसे जाते, इतना बड़ा बल संयोजन क्यों करते। जीवित अपने भाई की जान उन्होंने उस पर लगा दी, दाव पर लगा दी, वो तो संजीवनी आई। लेकिन लोक प्रवाद है, लोक ऐसा मानता है। तो जब आप लोक की दृष्टि में होते हैं तो आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं और लेने चाहिए। तो यानी कि हम ये माने कि अगर कल अरविंद जी के किसी फैसले से आप सहमत ना हो तो हम दिल्ली की विधानसभा के बाहर कुमार विश्वास को प्रदर्शन करते देख सकते हैं। अगर मेरी सरकार या मेरे मुख्यमंत्री या मंत्री के ऐसे किसी फैसले को, जिसको मैं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी में ना मनवा पाऊं और मुझे लगे कि ये गलत है, तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल पर बयान भी दूंगा। नहीं मानेगी सरकार। देखिए, इस देश में पॉलिटिकल हिस्ट्री कम लोगों को याद है, और नए प्रवक्ता तो कहना नहीं चाहिए, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि मैं कितनी जोर से बोल सकूं और कितना समय खा सकूं। देश की पहली सोशलिस्ट सरकार बनी केरल में, लोहिया जी नैनी जेल में बंद थे एक आंदोलन में, तो वहां किसानों का प्रदर्शन हो गया केरल में, गोली चल गई। तो एक पत्रकार गया अखबार के, दोनों अखबार के लोग मिलने जाते, तो उन्होंने कहा भाई लोहिया जी वहां किसान की गोली चल गई। और तो लोहिया जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो पार्टी के और एक सरकार थी केरल में, लोहिया जी ने कहा कि जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए किसी भूमिपुत्र का रक्त भूमि पर पड़ जाए, उस मुख्यमंत्री को एक पल मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। अजय जी पहली और आखिरी सरकार थी सोशलिस्ट की, अगले दिन उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार गिर गई। आज क्या होता है, एक साध्वी आई, वो बोली कि रामजादे रहेंगे या डैश डैश रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री बोले अरे भाई ये दलित परिवार से आती है, माफ कर दीजिए।
अरे भाई 284 लोग हैं, एक कम हो जाएगा तो क्या परेशानी है? 67 लोग हैं। कल को भगवान ना करे कोई विधायक किसी नीचता में पकड़ा जाए, प्रूव हो जाए, अरविंद केजरीवाल उसकी क्या एफडी कराएंगे कि 5 साल में 2 हो जाएंगे एक विधायक के? निकाल के बाहर खड़ा करिए, निकालिए पार्टी से, निलंबित करिए सदन की सदस्यता से, दीजिए लोगों को संदेश कि हम ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे, और मुझे लगता है वो लोग करेंगे। बहुत बदले हुए सुर दिख रहे हैं आप लोग के 2013 से लेकर अब तक बहुत बदल गए हैं आप लोग भाई। अब तो एकदम बाकायदा एक राजनीतिक दल की तरह आप लोग बात करने लगे हैं, बड़ी संयमित भाषा हो गई है। हम आए हुए लोग नहीं हैं, हम भेजे हुए लोग हैं। मैं अभी एक बार दोबारा पढ़ रहा था जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त जी। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करने के बाद चाणक्य जो शिक्षक हैं, जहां से मैं आता हूं, विश्वविद्यालय से पढ़ा के, ब्राह्मण है, इस जातिवादी ना लिया जाए, परंपरा के नाम पे कह रहा हूं, वो एक दिन अनायास कह रहे हैं, चाणक्य कह रहे हैं, शांति के द्वीप का आदिवासी ब्राह्मण मैं कहां आ गया, मंत्रचर्या की जगह षड्यंत्रचर्या। मैं अकेले में प्रहलाद टिपनिया का कबीर सुनना चाहता हूं, मैं नुसरत फतेह अली खान सुनना चाहता हूं कि तो क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। मैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे बसंत का धमार सुनना चाहता हूं। मैं रात रात भर हिंदी कवि सम्मेलनों में बाकी कवियों की कविताओं पर टिप्पणियां करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी पड़ रही। ऐसा नहीं कि आप बहुत वो हैं, इन विषयों पर बात करनी पड़ रही है कि मिश्रा जी की रणनीति क्या हुई। ये युग धर्म है, ये मेरा मन नहीं है। मैं चाहता हूं, अरविंद भी चाहता है, सब चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि देश ऐसी स्थिति में आ जाए, राजनेताओं की किसी नई पीढ़ी आ जाए कि हमको ये ना सोचना पड़े कि हमारा नेता बेईमान है, हमें ये सोचना ना पड़े कि हमारा नेता 5 साल इसलिए आया है कि अगले 500 साल का हिसाब किताब करे। जी। आप विदेश जाइए, आप भी वेल ट्रेवल्ड आदमी हैं, जब हम इस जैकेट को पहनते हैं तो ये विदेश में नहीं चलती, तो पड़ोस में बैठा हुआ जर्मन पूछता है फ्रॉम विच कंट्री यू आर, मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो कहते हैं इंडियंस, वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या ही अच्छा हो कि 10 साल बाद आप किसी देश में जाएं, कोई कवर में नहीं चलती, तो पड़ोस में बैठा हुआ जर्मन पूछता है फ्रॉम विच कंट्री यू आर, मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो कहते हैं इंडियंस, वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या ही अच्छा हो कि 10 साल बाद आप किसी देश में जाएं कोई कवर करने के लिए, और आपसे कोई आदमी यही सवाल पूछे और आप कहें आई एम फ्रॉम इंडिया, वो कहे इंडिया, वेरी क्लीन पॉलिटिक्स, वेरी गुड पॉलिटिशियंस, वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। कितना अच्छा लगेगा। इस पर एक कदम बात आगे बढ़ी है, एजेंडा बदला है। वर्ल्ड कप है परसों, देखिए आप, सबसे रोमांचक मैच से शुरू हो रहा है, लेकिन टेलीविजन चैनल्स का प्राइम डिस्कोर्स, प्राइम एजेंडा एक छोटे से राज्य की विजय ने खा रखा है। ये प्रासंगिक था जिसके लिए युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध से पहले एक हीरोइन का नाम एक बी ग्रेड के हीरो ने अपने हाथ पे लिखवा लिया, तो बड़े बड़े चैनल के 1-1 घंटे हम लोगों ने देखे थे। जी। आप लोगों को याद होगा, ये व्यावसायिक बात है, मुझे कहनी नहीं चाहिए, टीवी पे आप लाइव जा रहा है, आज से 7 साल पहले, 4 साल पहले इंटरटेनमेंट चैनल और न्यूज चैनल, इन दोनों के एडवर्टीजमेंट स्लॉट में 5 गुने का अंतर होता था। अगर वहां 500 रुपए लगते थे तो आपके यहाँ 100 रुपए लगते थे। आज आप बराबर के पैसे लेते हैं, और आप लोगों की तो टीआरपी बहुत ज्यादा है, न्यूज नेशन की तो टीआरपी लगातार बढ़ रही है। नहीं, उसमें तो आप लोग का बहुत योगदान है। खैर, लेकिन देखिए ये बदलाव क्यों? इससे पहले कि मैं एक आध बार आपसे और रिक्वेस्ट करूं कि कुछ आपकी कविताएं हो जाए, ये बदलाव क्यों? ये बदलाव इसलिए क्योंकि आपको लगा कि नहीं, आप लोगों ने बहुत गलतियां की हैं पहले, और वो गलतियां कहीं ना कहीं आज आपको सड़क पर लाकर खड़ी कर गई, क्योंकि 49 दिनों की सरकार के बाद इस्तीफा देना एक दम्भ सा आ तो गया था उस वक्त। गलतियों का भी एहसास है, दम्भ तो नहीं था, इमेच्योरिटी थी। जब आप सब बात स्वराज से कर रहे हैं, पूछ के कर रहे हैं, तो ये सब भी पूछ के करिएगा। जी। हमारे यहाँ एक चुटकुला चलता है कवि सम्मेलन में कि बच्चे ने पूछा कि पापा मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा जब मैं मम्मी से बिना पूछे बाहर जा सकूं, तो पापा ने कहा इतना बड़ा तो मैं ही नहीं हुआ अभी। तो भारतीय राजनीति में हमने एक डिस्कोर्स डाला कि हम दिल्ली की जनता से पूछते थे, भाई ये कर लें क्या, भाई ये कांग्रेसी बाहर से समर्थन दे रहे हैं, बना लें क्या। मैं ट्वीट कर रहा हूं 2 मुंहे सांप का कि कांग्रेसी 2 मुंहे सांप है, उन लवली जी नाराज हो रहे हैं, अहंकार आ गया है इनको, बदतमीजी कर रहे हैं, हम तो समर्थन दे रहे हैं, फिर ऐसी बात कर रहे हैं। हम जनता से पूछ रहे हैं कि ये बहुत बदमाश है, ये करें कि नहीं करें जी। 240 सभा करके जनता कह रही है करो साहब, चिंता मत करो, ये बदमाश होंगे तो देख लेंगे इनको, दोबारा देंगे आपको वोट। तो हमें धीमे धीमे पॉलिटिकल एजुकेशन हुई है, इसीलिए परिवर्तन है, और ये सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि अरविंद में बहुत बदलाव आया है, अरविंद की सोच में, काम करने के तरीके में। वो बहुत जरूरी आदमी है भारतीय राजनीति के लिए। उस जैसे लोग होना, इस डिस्कोर्स के लिए कुछ जैसे जुनूनी और पागलों का होना बहुत जरूरी है। जैसे नरेंद्र मोदी अगर वहां आए हैं तो थोड़ा एक्शन तो लगा ना, पहले तो बोल ही नहीं रहे थे, अब कुछ तो अंतर हो रहा है ना। तो राजनीति का डिस्कोर्स तो बदल रहा है, और देश 125 करोड़ का है, वैविध्य भरा देश जी।
इतनी सारी भाषाएं, इतनी बोलियां, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पे बानी बदल रही है। ऐसे में बहुत सारे प्रयोग चाहिएंगे। थाली का आस्वाद्य जो है वो ना खीर से चल सकता है ना रायते से चल सकता है। जी। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो एकता नहीं चाहते, एक रूपता चाहते हैं। बड़ी बारीक बात है। ऐसे हो जाओ तुम जी एक, वो कहेंगे, वो नीचे से कहेंगे, वो दक्षिण में वो कहेंगे तुम सब हरे हो जाओ जी। एक कहेगा तुम सब भगवा हो जाओ, एक कहेगा बिल्कुल सफेद हो जाओ। हमारा कहना है कि मेरा तिरंगा और मेरा भारत इन रंगों के वैविध्य से बनता है, इस सुदर्शन चक्र के इन 24 अरे से बनता है। तो सारे आस्वाद स्वीकार करने पड़ेंगे। केजरीवाल भी स्वीकार करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी भी स्वीकार करने पड़ेंगे, और जिस राष्ट्रीय बोझ के खिलाफ मैं जनादेश लेने गया था उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी जी की तारीफ आप कई बार कर चुके हैं, आपने न्यूज नेशन पर भी कई बार उनको कहा कि हाँ भाई ठीक है, एक प्रधानमंत्री निंदा भी कर चुका हूं, और निंदा भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज दिल्ली के इस जनादेश के बाद मोदी जी के लिए कोई कविता आपको याद आती है? नहीं, मोदी जी के लिए कोई कविता याद नहीं आती। मोदी जी से सिर्फ इतना आग्रह है, मैं मिलूंगा भी जी, समय लूंगा, अगर समय होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। पहले लगातार मिलता था, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है। मैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि हर राजा को कुछ लोग ऐसे रखने चाहिए जो आईना हो। उनके चारों तरफ उन लोगों की कमी हो गई है। हमारे एक दोस्त हैं रामपुर के जी, फराज साहब, उनका एक शेर है, मैं आईना हूं, मेरी अपनी जवाबदारी है। जो आप लोग हैं, कई बार आपके चैनल पर नाराज हो जाते हैं ना लोग, हम लोग भी नाराज हो जाते थे, हमारे पैनलिस्ट नाराज हो जाते हैं, आप तो ऐसा कर रहे हैं और ये वो कर रहे हैं, अब बाकी पार्टियां नाराज हो जाती हैं। मैं आईना हूं, मेरी अपनी जवाबदारी है, जिसे पसंद ना हो सामने से हट जाए। जब माता सीता का हरण करके रावण लाया तो पूरी राज्यसभा ने कहा बहुत अच्छा करा आपने, शूर्पणखा की नाक कटी, आप उसकी घरवाली उठा लाए, बहुत अच्छा करा। उनके एक मामा थे मारीच जी, उन्होंने कहा ये तेरे नाश ले आया तू, अब तेरा कुल वंश नष्ट हो जाएगा। तो वो मारीच को डांटने लगे मामा को। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिनः। हे राजन, सुलभ बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले, लगातार बोलने वाले ऐसे खूब मिलेंगे। आप अपने चैनल में सर्वोच्च पद पर हैं, आपके चारों तरफ भी होंगे। सर कमाल कर दिया सर, आज तो क्या इंटरव्यू हुआ सर, आपने ये बहुत अच्छा करा, ये खूब मिलेंगे। अप्रिय से पथ्य से, अप्रिय बोलना लेकिन जरूरी बोलना, जो पथ्य है, जो आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए जी। वक्ता श्रोता च दुर्लभ है, इसका वक्ता भी दुर्लभ है जी, और इसका श्रोता भी दुर्लभ है जी। तो उनके यहाँ दोनों ही दुर्लभ हुए पड़े। उनके यहाँ वक्ता भी नहीं है ऐसा। अब उनका सांसद कह रहा है कि भ्रम में वो, हद हो गई भाई। महादेव, देवादिदेव शंकर, आद्य देवता, जो आर्य और द्रविड़ सभ्यता के मिलाप का सबसे बड़ा प्रतीक है, जी। रामेश्वरम में जिनके शिवलिंग की स्थापना करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम रण आरंभ करते हैं, जी। उनका नाम अपदस्थ करके भक्तों ने हर हर मोदी कर दिया और चुप हो गए। मैंने जिस दिन वो नारा सुना मुझे लगा आत्ममुग्धता की हद है भाई, ये तो हर हर क्या है, हरि 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 महादेव जी। मतलब समस्त प्रकार के ईश्वरत्व मिलके देवादिदेव शंकर पर पहुंचता जी। है। आपने उस नारे का ये क्या हरण कर दिया, आपने कहा हर हर मोदी, चूंकि आपको चुनाव जीतना था। ये हिंदुत्व है, ये सनातन धर्म है आपका, और ठेकेदार आप बनते हैं भारतीयता के, ठेकेदार बनते हैं सनातन प्रक्रिया के। तो मोदी जी से मेरा ये निवेदन, आपके चैनल बहुत देखते हैं वो जी, और चलते चैनल पे उनके कार्यालय से फोन भी आ जाते हैं, मैंने सुना है एडिटर्स को कि भाई ये खबर चला दीजिए या गिरा दीजिए। तो उनसे अनुरोध है, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, प्रशंसक रहे हैं जी। समय चाय पिलाएंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, जरूर जाऊंगा। अरविंद को बुला रहे हैं भाई, वो सीएम है, मुझे भी बुला रहे न्योते का इंतजार है, न्योते का इंतजार है। ब्राह्मण आदमी कोई भी खिला दे, खीर तो कोई खिला दे। और मशवरा देने के लिए आप तैयार होंगे कि नहीं? बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि भाई साहब, हाँ ये जो आपका ये जो कुल है जी, बंदी वादन करने वाला, जी, हर हर मोदी वाला, इसको खत्म करिए, सच सुनना सीखिए। इतिहास के निर्णायक क्षण पर खड़े हुए जी। हैं, कुछ अच्छा कर जाएंगे तो दुनिया याद रखेगी। 19 महीने के 17 महीने के जनादेश को, लाल बहादुर शास्त्री को इस देश दोनों हाथों प्रणाम करता है। इतने छोटे कद का इतना बड़ा आदमी देश ने देखा ही जी। नहीं। उसने कहा अन्न उगाना है तो सबसे पहले अपने ही लॉन में हल चला दिया, भूखा रहना है तो परिवार से कहा भूखे रह सकते हो कि जी, नहीं। जी। आए सेनाध्यक्ष और कहा कि हमला हो रहा जी। है, ये तो आक्रमण कहलाएगा। उसने कहा राष्ट्र की रक्षा के लिए जो संभव हो करो, मैं तुम्हारे बीच हूं। तो वो बड़े क्षण पे खड़े हैं। भगवान मुझ जैसे आदमी को किस दिन पहुंचा दे जी। तो मैं तो आत्मा लगा दूं सारी दुनिया छोड़ छाड़ के कि बस ये सच है, करना है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आईने आसपास रखें। चलिए बस एक आखिरी, मुश्किल से 1 मिनट मेरे पास बचा है, आखिरी एक शेर या जुमला जो आप कहना चाहते हैं, जिसका इंटरव्यू कम नहीं खत्म। मैं देखिए आजकल शेर जो है और जुमले चैनल्स पे सुनाता हूँ, वो चेक सहित सुनाता हूँ, और आप लोगों की तो टीआरपी बहुत बढ़िया, आपको तो कार्यक्रम ड्यू भी है, आपसे बात भी होगी, फिर भी मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ। राहत इंदौरी का शेर है। अभी बात चल रही है कि आप सरकार में कहीं होंगे या नहीं होंगे,
आप कोई आयोग लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं कुछ नहीं लूंगा, कोई पद नहीं लूंगा, संगठन में काम करूंगा। मेरी कोई इच्छा किसी पद की नहीं है। राहत भाई का एक शेर है कि मेरे हुजरे में नहीं, मेरी कुटिया में नहीं जी, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो जी, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार विश्वास बेबाक न्यूज नेशन पर चेक की गुजारिश उन्होंने जरूर की है, लेकिन अभी हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कुमार विश्वास को चेक दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार, हमसे बात करने के लिए।